How to score 90 plus marks in IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of IAS on this platform. Till now, we had covered the PYQs of modern Indian history. Now, we are starting with the PYQs of economic and social development and also agriculture. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी जाएगी. ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है सिर्फ एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्वेश्चंस बाकी है, बाकी सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है. सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस with respect to the economic and social development. So this is related with respect to your GS paper 3. तो ये जो GS paper 3 है इसमें इकोनॉमिक्स है, इसके बाद हम एनवायरमेंट को कंटिन्यू कर लेंगे, साइंस एंड टेक को कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है, बाद में हम एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन करेंगे. वी आर गोइंग एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस. ठीक है, अब इंपॉर्टेंस का मतलब आप ये ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं. ये 2012 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 3 थे. देन ये कम होते होते 2014 में इट बिकेम 1. 2015 में देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. ये हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं बच्चा, इट्स नॉट अबाउट कंप्लीट इकोनॉमिक्स, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करते हैं. सो 2012 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 1, देन 2016 1, 2018 2 questions, 2020 was a year when the highest questions were asked from the agriculture. then ये 3, 2 और 2 इस तरह से कम होता गया. तो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीकल्चर है उसका भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा. So when we will be discussing the PYQs of economics, तो कौन कौन से टॉपिक्स को हम करेंगे. सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, जिसमें यूपीएससी में IAS की PYQs डिस्कस होंगे एंड उसके बाद में जो अदर एग्जामिनेशंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाएंगे. देन यूनिट 2 विल बी रिलेटेड टू योर पब्लिक फाइनेंस. Unit 3 will be related with respect to the banking and capital market. Unit 4 would be related with respect to the developmental economics. Unit 5 sectors of economy. Unit 6 external sector and international institutions. And last जो आपके पास यूनिट रहेगी वो होगा एग्रीकल्चर. ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट यूनिट जहां पे हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड PYQs को डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिक्स के अंदर मतलब जो आपके पास कोर इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता है, नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसी के साथ अगर कोई टर्म्स करंट अफेयर्स में आई है तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम देख लेंगे. ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव और द प्रेम्बल ऑफ द वीडियो इज क्लियर कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. ऑल राइट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स. नंबर 1 ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, नंबर 2 इन्वेंटरी, थर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फोर्थ मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स. अब क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबाव आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली या तो आप बेसिक इकोनॉमिक्स मान सकते हो या फिर करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा जो आते हैं बिजनेस टाइम्स में, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती है. दैट इज द टाइप्स ऑफ एसेट और व्हाट इज टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. अगर नहीं भी पता हो तो
तो भी आप बेसिक आर्ट एंड कल्चर के थ्रू इसको कर सकते थे। हम बोलते हैं ना कि ये टेंजिबल है और ये नॉन टेंजिबल फॉर्ट है, राइट। सो विथ रिस्पेक्ट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ टेंजिबल आप उसको सॉल्व कर सकते थे। सो टेल मी द आंसर, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये लोग लेके आए थे कि आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली 4, सॉरी ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वहां पे एलिमिनेशन वाला तुक्का जो है वो हट गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें लक फैक्टर जो है वो आ गया था कि मान लो कि आपको गलत चीज पता है फिर भी आपने 3 स्टेटमेंट करेक्ट बता दिया तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बट ये पैटर्न जो है फिर चेंज कर दिया गया था। सो विल हैव अ लुक ऑन ईच थिंग। बेसिकली यहाँ पे 3 जो चीजें हैं वो करेक्ट है, 3 नाम यहाँ पे करेक्ट है ना। बट हाउ? हम जो एसेट होता है उसका क्लासिफिकेशन को समझते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो, वेन एवर वी टॉक अबाउट एसेट्स, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होएगा करंट एसेट और एक मेरे पास होएगा नॉन करंट एसेट। ठीक, ये जो नॉन करंट एसेट है इसको फर्दर आई कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 वुड बी योर फिक्स्ड एसेट एंड नंबर 2 वुड बी द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये जो फिक्स्ड एसेट है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा टेंजिबल और एक हो जाएगा नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हो, यू कैन टच दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर्स। लेकिन जब हम नॉन टेंजिबल एसेट की बात करते हैं, राइट, तो वहां पे जो गुडविल है, आपका जो पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो हो जाता है। सो नॉन टेंजिबल मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स ओनली, यानी वो चीजें जो कि आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हम करेक्ट मान रहे हैं। ऑलराइट, कौन कौन से? देखो, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन को हम फॉर एग्जाम्पल IS कैफे, ये मेरा एक YouTube चैनल है, उसका लोगो है, उसका नाम है, बट कैन यू टच इट? नो, इट्स अ ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन थिंग। तो ये इनटेंजिबल चीज हो जाएगी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मार्केट की इन्वेंट्री की, भाई 2 पैकेट चना दाल है दुकान में, 10 पैकेट राइस है, यू कैन टच दैट, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यस। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, यस। तो ये तीनों चीजें इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कहलाई जाएगी। सो आंसर हो जाएगा सी, दैट ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको मैंने अलग से मार्क किया है। विथ रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, they enable the digital representation of physical asset. Second, they are unique cryptographic tokens that exist on the blockchain. Third, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Who will answer this question? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है ये, न्यूज़ में बहुत बना हुआ है, स्टिल इट इज़ इन द न्यूज़ एंड इट इज़ रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, सो इट इज़ वेरी हॉट टॉपिक टू डिस्कस। सो व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है ए, कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 गलत है। बट कैसे? क्या है नॉन फंजिबल टोकन, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसमें टाइम लेके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन को समझने से पहले एक बार फंजिबल एसेट्स की बात कर लेते हैं। फंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी यूनिट्स को आप चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में 100 रुपये का नोट है, आप बोलते हो कि छुट्टा दे दो भाई, खुला दे दो इसका, यानी आपको 10-10 के 10 नोट कोई दे देगा। या फिर 500 रुपए है आपके पास कि आप चेंज दे दो, मुझे छुट्टा दे दो, खुला दे दो, आप 100 के नोट उसको दे देते हो। सो ये जो यूनिट्स है आप चेंज कर सकते हो, राइट, कि आप 10 के नोट की जगह आप एक पूरा 100 का नोट ले लीजिए या फिर उल्टा कर लीजिए। ये यूनिट्स चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज हो सकती है। ये होते हैं फंजिबल एसेट। फंजिबल एसेट का मतलब समझ गए, जिसकी यूनिट आप चेंज एक्सचेंज कर सकते हैं। नॉन फंजिबल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। नॉन फंजिबल का मतलब जिसकी वैल्यू आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो या फिर चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक। ये तो लिटरल मीनिंग हमने समझ लिया। अब टर्म है नॉन फंजिबल टोकन। ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, इट इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन, राइट। सो यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर that are recorded on a blockchain to certify ownership and authenticity, ये तो है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप एक ऐसा यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर, सो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जो नॉन फंजिबल टोकन्स है, ये एक तरह से क्रिप्टोग्राफिक एसेट होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसमें इनके पास अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, मेटा डेटा होता है, जो उनको डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो बेसिकली दिस टर्म वी नो दैट इट इज रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन, but we will understand about the blockchain technology in the simplest possible manner, right? blockchain क्या है, कैसे काम करता है, and why it is important for us, या फिर how it matters. So जब भी हम how it matters या importance की बात करते हैं, दो नाम हमारे पास आता है। एक है नॉन फंजिबल टोकन, जिसका क्वेश्चन आपके पास आया है, और एक है क्रिप्टो करेंसी, जिसका क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता रहता है, ठीक है। पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। सो इट इज अ टेक्निक टू स्टोर इंफॉर्मेशन, डेटा इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इस डेफिनेशन को, हर एक कीवर्ड को समझ लीजिए। हमने क्या बोला? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आप डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सी, अभी तक कोई भी आपने इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा है, अगर वो आप जमा करते हो, मान लो आरबीआई में करते हो, सो इट इज रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 100 रुपीज का नोट है, राइट। ये जो 100 रुपीज का नोट है, इसमें आपको आरबीआई का जो गवर्नर है उसका सिग्नेचर मिल जाएगा, करेक्ट। सो नाउ दिस सिग्नेचर बाय द आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो इसको ऑथोराइज करता है, तो ये एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू गवर्न है। लेकिन जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी जो कि इसको गवर्न कर रहा है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मैनर का मतलब समझ में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी चीज जो बोली गई है वो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरिंग? I am writing the answers of UPSC mains on a paper. तो क्या वो एक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज हुआ? जी हाँ। मेरी एक शॉप है, उसमें पूरे दिन जितनी भी मेरी बिक्री या सेल होता है, सो आई राइट दैट इन अ पर्टिकुलर नोटबुक टू मेंटेन माई खाता, राइट, अकाउंटिंग। तो क्या मैं उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हूँ? यस। नाउ if I start storing this information on computer with the help of Excel, तो एक structured manner पे digitally उस information को store कर रहे हैं, yes. Same thing blockchain होता है।
ब्लॉकचेन भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे एक्सेल में आपको टेबुलर फॉर्म में आप उसको स्टोर करते हो, ब्लॉकचेन में ये ब्लॉक्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है और इसका कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो ब्लॉक्स हैं वो 3 पार्ट्स के बने होते हैं, यानी पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डेटा, ठीक है, पहली चीज यहाँ पे हो जाएगी डेटा। सेकंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हैश। डेटा मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है, फिर हो जाएगा आपके पास हैश। हैश क्या होता है? वो जो ब्लॉक है जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है उसका एक तरह से फिंगरप्रिंट, ताकि कोई कॉपी ना हो सके। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि हर एक ब्लॉक जो है वो उससे पहले का जो ब्लॉक है उसका फिंगरप्रिंट रखता है। देखो इजीली समझ जाओ, ये हम एक I don't have a space, yes this is a perfect, for example ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। इसके पास इंफॉर्मेशन है A B, इसके पास है C और D, इसके पास है E और F। इंटरेस्टिंगली ये जो C है इसके फिंगरप्रिंट को रखता है, ये जो E है इसके फिंगरप्रिंट को रखता है, सो दे आर इंटरकनेक्टेड। तो कहीं पे भी आपने इंफॉर्मेशन का मिसयूज करने की कोशिश करी तो वो पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज एवरी ब्लॉक इज लाइक इंटरलिंक्ड। तो वहां पे कहीं पे भी आपने छेड़ाछेड़ी करी तो पूरी ब्लॉकचेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब सोच के देखो कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज है जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है, राइट, उसका मिसयूज नहीं हो सकता। कैन वी से कि इसका एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल योर मार्कशीट्स, इट कुड बी अपलोडेड ऑन द ब्लॉकचेन, राइट, it could be used via voting with it could be used in the elections for the voting, ठीक है। So this was about the blockchain technology and the non-fungible tokens, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी। So statement 1 is correct, 2 is correct, थर्ड जो है ये नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन की तरह आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Consider the following statement. Other things remaining unchanged, the market demand for a good might increase if, पहला option, price of its substitute increases. Second option, price of its complement increases. Third option, the good is an inferior good and income of the consumer increases. And fourth is its price falls. ये आपके पास क्वेश्चन आया है फ्रॉम दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो कैन यू टेल मी फर्स्टली द अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज का मतलब क्या है, एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है। मतलब ये पता हो तब तो हम इनका रिलेशन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं? बताओ टाइप्स ऑफ गुड्स। पहले इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम बेसिक जो है उसको देख लेते हैं। पहली बात, डिमांड या फिर सप्लाई होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बहुत सारे फोन जो है चाइनीज फोन आए हैं, तो हम उसको जब खरीदने की कोशिश करते हैं वो है हमारे पास डिमांड, और जहां से वो लोग भेज रहे हैं वो है सेल, सप्लाई। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, वो कितने रुपए का सामान है, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि भाई चाइनीज फोन नहीं तो नोकिया कितने का है, या फिर उसी से सिमिलर सैमसंग कितने का है। सो जो रिलेटेड गुड्स है उनका जो प्राइस है उस पर डिपेंडेंट करेगा। थर्ड है इनकम, लाइक व्हाट इज माय सैलरी, हाउ मच आई अर्न, दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड फोर्थ इज टेस्ट इन द प्रेफरेंस, कि मुझे ब्रांडेड चीज चाहिए या फिर लोकल चीज चाहिए, राइट। सो मोटा मोटी on a broader level we can say that the law of demand, in the law of demand, the demand depends on the 4 factors.
Number 1 is the price of commodity. Number 2 is price of related goods. Number 3 is income of consumer. And number 4 is taste and preferences. ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में. प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बाकी जो भी चीजें हैं यहाँ पे आप उनको अनचेंज मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो. तो प्राइस यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स. अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी कि डिमांड, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. क्लियर है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो जो डिमांड होगी आप कम कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा महंगा है, नहीं खरीद सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रेशियो आ जाएगा. मैं फिर से बोलती हूँ, हमने क्या बात करी, दैट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ द गुड्स इफ द अदर फैक्टर्स रिमेन्ड कांस्टेंट. ठीक, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की बात कर सकते हैं. सबसे पहली बात, अगर मैं इनकम के बेसिस पे गुड्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक नॉर्मल गुड्स हो जाएंगे या फिर मेरे पास इंफीरियर गुड्स हो जाएंगे. ठीक, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो ये आपकी डिमांड में भी चेंज लाएगा, यानी कि पॉजिटिव चेंज लाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर इनकम इज ग्रोइंग, सो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर आप जो है उन गुड्स को, नॉर्मल गुड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहोगे. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे द चेंज इन द इनकम विल लीड टू द चेंज इन द डिमांड इन द नेगेटिव मैनर. करेक्ट? तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बासमती राइस है और एक आपके पास खिचड़ी राइस है, राइट? अब अगर आपका पर इनकम कम है तो आप बासमती ना खरीद के क्या करोगे, इंफीरियर गुड्स पे आ जाओगे, राइट? तो ये चीज यहाँ पे है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में देयर इज अ डिफरेंस. सब्स्टिट्यूट इज लाइक कि कॉफी महंगी पड़ रही है तो चाय पी लो, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है. मतलब चाय अगर आप बना रहे हो तो उसमें चाय पत्ती लगेगी, उसमें चीनी लगेगी, अदरक लगेगी. तो अब चीनी अगर महंगी हो गई है और दूध अगर महंगा हो गया है तो सिर्फ अदरक और पानी से चाय नहीं बना सकते. सो सच गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं. सबसे पहले आओ आप फोर्थ वाले स्टेटमेंट में, जो कि डायरेक्ट रिलेशन है अभी जो हमने बात करी, कि अगर किसी भी चीज का प्राइस जो है बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी. इनवर्सली रिलेशन हमने देखा था. ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला कि बाकी चीज अगर कांस्टेंट है तो डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, मतलब डिमांड को हमको बढ़ाना है तो प्राइस को घटाना पड़ेगा. तो स्टेटमेंट 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे बात हुई है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. मान लो कि कोई कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो भाई इंफीरियर गुड इसका क्या है, सॉरी इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, चाय, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये करेक्ट है, बट कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नहीं होगा और इंफीरियर गुड के साथ ये बिल्कुल भी नहीं होगा. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए. दैट इज 1 एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about the money multiplier in an economy increases with which one of the following. अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिखिए. मैं इसका पूरा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स को लेके प्रॉपर एक वीडियो डाल दूंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा. बिकॉज इस क्वेश्चन की सीरीज में मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा लेक्चर नहीं ले सकती विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी. सो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो जरूरी था वो मैंने बताया. फिर भी नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल, राइट. यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड अ होल वीडियो ऑन दैट. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी मल्टीप्लायर. क्वेश्चन नंबर 4. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? पहला, increase in the cash reserve ratio in the bank.
Second, increase in the statutory liquid ratio in the bank. Third, increase in the banking habit of the people. And fourth, increase in the population of the country. तो पहला यहाँ पे जो चीज़ है जिसको आपको फोकस करना है वो है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है इकोनॉमी में, जो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, फिर हम बाद में क्वेश्चन करेंगे। दूसरा टर्म है व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, देन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सो दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच यू मस्ट नो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी मनी मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, ये तीनों टर्म्स बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं या फिर मेजरली वी कैन से द RBI, they are responsible for monetary policy in our country. So basically they use two type of instrument to make the monetary policy happen. एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इसी के अंदर हम बात करते हैं रिजर्व रेशियो की, जिसमें आपके पास कैश रिजर्व रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, रेपो रेट है, रिजर्व रेट है, बैंक रेट है, MSF है, LAF है। When we talk about the qualitative instrument, we have loan to value requirement or the marginal requirement, rationing, moral suasion, direct action। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने बात करी अबाउट द रिजर्व रेशियो, ये वो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बैंक्स को अपने पास रखना होता है फॉर द इमरजेंसी। इसी के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। जब मैं कैश रिजर्व रेशियो की बात करती हूँ, द बेस्ट वे आई कैन सजेस्ट यू इज कुछ चीज़ें आप हिंदी में लर्न करें ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को किस तरह से कंसिडर करती हूँ या फिर लर्न करती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब RBI जो है वो पैसा अपने पास रखता है, लेकिन जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, उसमें बैंक्स खुद अपने पास पैसा रखते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक, सो कैश रिजर्व रेशियो, उसमें कुछ अमाउंट का पैसा RBI अपने पास रखता है। उस पैसों का वो कुछ कर नहीं सकता, I mean, वो किसी को लोन नहीं दे सकता, उस पैसे को वो यूज नहीं कर सकता, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी बैंक्स। इसमें पेनल्टी भी लगती है, राइट। देन इफ वी टॉक अबाउट, और ये पूरा कैश में है, प्रॉपर रोकड़ा मनी जो होता है। लेकिन जब मैं SLR की बात करती हूँ, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये बैंक्स अपने पास रखती है, RBI को देने की जरूरत नहीं है, बैंक्स अपने पास रखती है। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको RBI अपने पास रखता है उस अमाउंट को, लेकिन जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वो बैंक्स अपने पास रखते हैं। ठीक, अब ये तीन तरीके की पैसा यहाँ पे हो सकता है, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकती है, राइट। SLR could comprise of three things, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है एंड सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पे हो सकती है, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के बारे में। अब हम बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जो बैंक्स है उन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ CRR और SLR अपने पास सेव करके रखी है। मान लो कि बैंक्स के पास पूरा 1000 रुपया का पैसा जमा हुआ है, उस 1000 रुपये में से उन्होंने 100 रुपया CRR में रख दिया, 100 रुपया SLR में रख दिया, अब बचा 800 रुपया। तो ये जो 800 रुपया बचा है उसको वो मार्केट में देके, यानी कि लोगों को लोन देके किसी भी तरह से उससे जो प्रॉफिट कमा रहा है, उससे मनी मेकिंग कर रहा है, वो आपके पास मनी मल्टीप्लायर है। सो दैट इज योर मनी मल्टीप्लायर। क्लियर है?
अभी हम ब्रीफली इन सबको समझेंगे बिकॉज हमारा फोकस है क्वेश्चन करना. इफ यू नीड a lecture on any topic with respect to the static, please write down in the comment. आपको on the next day you will get the video of that. ठीक है. So यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर समझ आया, कैश रिजर्व रेशियो समझ आया, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो समझ आया. ठीक है. अब क्वेश्चन करते हैं. इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो. देखो हमने क्या बोला, मनी मल्टीप्लायर का मतलब बैंक्स के पास जो CRR जो SLR है उसके सिवा जो पैसा बचता है उससे वो जो मनी मेकिंग करता है वो मनी मल्टीप्लायर हुआ. तो कोशिश क्या होगी कि CRR और SLR कम से कम होगा, तब तो आपके पास मनी मल्टीप्लायर ज्यादा से ज्यादा होगा, है ना. तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता तो देखो यहाँ पे आप समझो, मान लो कि आपके पास बैंक है, वहां पे आपने 1000 रुपीज को जमा किया. ये क्लियर. 1000 में से 100 रुपीज आपने कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे जमा कर लिया. फिर आपने 100 रुपीज मतलब RBI को दे दिया, ये CRR. 100 रुपीज SLR के फॉर्म में आपने खुद ले लिया. अब बचा आपके पास 800 रुपया. ये 800 रुपये से आप जो मनी बना रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो, वो आपके पास मनी मल्टीप्लायर है. अब ये मनी मल्टीप्लायर यानी ये 800 रुपया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका पास मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा. तो इसको ज्यादा करने के लिए आपको ये CRR और SLR कम रखना पड़ेगा ना. समझ आया. तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है, राइट. स्टेटमेंट 3 इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये करेक्ट है. ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे या फिर बैंक से लोन लेंगे, सो इट इज अ गुड ऑप्शन, गुड थिंग फॉर अ मनी मल्टीप्लायर, राइट. एंड फोर्थ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ये वीक स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है C. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which among the following step is most likely to be taken at the time of an economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन को समझने, इस क्वेश्चन को करने से पहले पूरा जो साइकिल है उसको देख लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल. ठीक है. एक सेकेंड, 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाती हूँ. ठीक है. आई थिंक दिस इज इनफ. नाउ हम बात कर रहे हैं बिजनेस साइकिल के बारे में. हाउ वी डिनोट इट. ये मैंने एक लाइन बनाया. सो दिस इज हाउ वी डिनोट इट. सबसे पहला टर्म, इकोनॉमी क्या कर रही है भाई, बूम पे है. इकोनॉमी बूम पे है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. तो पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी ये मेरी इकोनॉमी क्या कर रही है, तेजी से ग्रो कर रही है, यानी बूम पर है, राइट. नाउ पॉइंट B टू पॉइंट C, इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन स्लो स्पीड से कर रही है. दैट इज द इकोनॉमी इज स्लो डाउन. ठीक. अब पॉइंट C टू पॉइंट D, यहाँ पे नेगेटिव में गई इकोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं. अब पॉइंट C टू D, अभी भी इकोनॉमी नेगेटिव में है बट ये इंप्रूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं रिकवरी फेज. सो इन अ बिजनेस साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी 4 टर्म्स होते हैं. एक होता है इकोनॉमीज इन द बूम, एक होता है स्लो डाउन, एक होता है रिसेशन, और एक होता है रिकवरी. तो यहाँ पे आपके पास जो सवाल आया है वो आया है रिसेशन के ऊपर. ठीक है. सो द क्वेश्चन जो आप पूछा है वो रिसेशन पे पूछा है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ रिसेशन. यानी आपकी इकोनॉमी नेगेटिव में है, ग्रो नहीं कर रही. तो कोई भी इकोनॉमी नेगेटिव में है, ग्रो नहीं कर रही होती, तब क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग वाले काम जो है वो बंद ना हो, चालू हो जाए. वहां जाके फिर लेबर काम करेंगे तो वेजेस होंगे उनके पास, वेजेस आएंगे तो फिर वो वापस सामान खरीद पाएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई होगा. सो इट बिकम्स अ साइकिल, है ना. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पहला
the cut in the tax rate accompanied by increase in the interest rate. Second, increase in the expenditure on the public project. Increase in the tax rate accompanied by the reduction of interest rate. Reduction of expenditure on the public projects. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सरकार को सरकारी जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी मिले, लेबर्स वापस काम पे लगे, जैसे उनको सैलरी मिलेगी तो फिर वो मार्केट पे खर्चा भी कर पाएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कट इन द टैक्स रेट बट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो ये कोई फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ कट इन द टैक्स रेट होता तो हम मान सकते थे, है ना। सो आंसर वुड बी बी। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज डिस्कशन। कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, विच इज अबाउट दी इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करने के जो इंडिकेटर्स होते हैं, दी WPI होलसेल प्राइस इंडिकेटर एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडिकेटर्स। ठीक, सो आज के लिए इतना ही था। इकोनॉमी का सेशन स्टार्ट हो चुका है, 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी तरीके का फीडबैक हो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।